हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसके अंदर हमने ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, शूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन सब के रेट लॉ के बारे में बात की थी, इन सब के ग्राफ के बारे में बात की थी। तो वो लेक्चर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का। वहां से क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और बहुत सारे कैटलिस्ट के बारे में। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जीज क्या होती हैं, इन सब की बातें हम केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कि टेम्परेचर जो है वो कैसे ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है हमारी किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज करने में, टेम्परेचर का कितना इफेक्ट है और क्यों है। तो भाई जैसे कि आपको पता है, गर्मी जब आती है, अच्छी वाली गर्मी अगर पड़ रही है तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा जाके दूध को फ्रिज में रख देना, सब्जी को फ्रिज में रख देना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता है, बाहर जो चीज़ है फटाफट से ख़राब हो जाती है। इसका मतलब वहाँ रिएक्शन जल्दी होती है। लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो क्या होता है, हम दूध को फ्रिज में नहीं रखते, सब्जियों को भी फ्रिज में रखने की हमें नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई तो क्या होगा, कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, वहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं तो खराब कैसे होगी। वहाँ क्या होता है, सड़ जाती है ना चीज़ें, सड़ जाती है, इसका मतलब रिएक्शन हुई है ना कुछ तो कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटी हुई है। तो जब टेम्परेचर क्या है, मिनिमम है, तो क्या होती है, रिएक्शन रेट स्लो होती है। टेम्परेचर मैक्सिमम है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सेम ये बात हम काइनेटिक्स में करेंगे। हम किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, जैसे N2O5 है, ठीक है। अब इस N2O5 को मैं क्या करती हूँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी रिएक्शन करवाती हूँ और एक बार मैं टेम्परेचर ले लेती हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार मैं टेम्परेचर ले लेती हूँ भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया ना, तो ये जो रिएक्शन है वो 10 डेज में जाके कंप्लीट हुई। कितने डेज में, 10 डेज में। जब मैंने इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया, 4 आवर में जाके कंप्लीट हुई। और जब मैंने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो भाई ये रिएक्शन तो 5 मिनट में जाके कंप्लीट हो गई। इसका मतलब टेम्परेचर का मेजर रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। कैसे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन का रेट भी जो है इंक्रीज हो जाता है। और डे टू डे लाइफ में इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारी किचन में रखी हुई सारी सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये तो हमने कह दिया भाई दूध फट जाएगा गर्मी में, सर्दी में नहीं फटेगा, हमारी सब्जी खराब हो जाएगी गर्मी में, सर्दियों में नहीं होगी। पर ये बात अगर आपने बोली है तो साइंटिफिक फैक्टर तो कुछ होगा। तो वो जो फैक्टर है वो कौन लेके आया, आर्हेनियस लेके आया। उसने एक इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या दी भाई, यहाँ पे K इज इक्वल टू A डॉट E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इसे हम बोलते हैं क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे आप देखो K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T है हमारा टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में लेंगे, और A क्या है, आर्हेनियस फैक्टर, या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये सारे नेम किसके हैं, ए वर्ड के लिए, आर्हेनियस फैक्टर के लिए। अब ये आर्हेनियस जो इक्वेशन है, ये थोड़ा सा इसका डेरिवेशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम करवा रही है तो भाई पेपर का लेवल तो अच्छा होता है। अब जब पेपर का लेवल उसको इंक्रीज करना होगा तो क्या आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे।
अब सारे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे ना, तो जो डेरिवेशन आएंगे वो यहाँ से उठ के आएंगे। डेरिवेशन क्या आता है, देखो ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तो आप ये समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो मेरी बात सुनो, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जैसे मेरे पास ये कोई बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये है आयोडीन और आयोडीन के बीच में। तो अब ये जो रिएक्शन होगी, तो इस हाइड्रोजन और इस आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जब तक ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक क्या होगा भाई, तब तक इनके बीच में जो है बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। वापस से सुनो, जो पुराने वाले बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। The minimum energy required to break or form bonds in a chemical reaction। जब तक ये पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक नया बॉन्ड कैसे बनेगा, और नया बॉन्ड बनेगा नहीं तो भाई ये रिएक्शन जो है फर्दर आगे होगी कैसे। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एनर्जी है इसलिए जूल पर मोल इसकी क्या है, यूनिट है। आगे देखिए, इसका ग्राफ पेपर में पूछा जा चुका है और अब पूछने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ग्राफ हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसका ये ग्राफ है, तो अच्छे से समझो। ये जो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके बीच में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे क्या बनता है, जहाँ एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ इंटरमीडिएट बनता है, और ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। इसीलिए इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है जिस पॉइंट पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन कैसी होती है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने सीख लिया और हमने इसका ग्राफ सीखा। हमने क्या देखा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आगे चले, आगे हमें करना है यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है। H2 और I2 से अभी अभी हमने फॉर्म किया है 2HI। यहाँ पे हमने दो रेट कांस्टेंट लिए हैं, K1 एट टेम्परेचर T1 पे, K2 लिया है एट टेम्परेचर T2 पे। तो जब हम इनके आरएनएस इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, K1 इज इक्वल टू A डॉट EA माइनस RT1, K2 इज इक्वल टू A डॉट EA माइनस EA अपॉन RT2। ये दोनों क्या है, हमारी वैल्यूज है K1 एंड K2। कब है, टेम्परेचर T1 पे और टेम्परेचर T2 पे। यहाँ से अगर हम K2 अपॉन K1 करेंगे तो देखो क्या होगा आगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमने ले लिया K2 अपॉन K1। अब देखो इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है e टू द पावर e माइनस EA अपॉन RT1। तो हमने क्या किया, K2 को K1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, A डॉट E की पावर माइनस EA अपॉन R। टेम्परेचर कितना है, T2। वापस से करेंगे A डॉट E माइनस EA अपॉन RT1। ठीक है। अब देखो K2 अपॉन K1 जो कॉमन है उसको उड़ा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E माइनस EA अपॉन R। क्या इन दोनों में से हम e टू द पावर माइनस EA अपॉन R को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ln ले लेते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या होगा, जब हम इसको ln लेंगे तो हो जाएगा ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस
EA अपॉन R 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, इसका भी ln आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ln E है, जब कोई चीज ln के पावर में होती है तो वो आ जाती है नीचे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखो क्या होगा, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, ये हो गया ln E और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1। अब इन दोनों माइनस को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। कब, क्योंकि बाहर है माइनस का साइन, इसको हटाएंगे तब ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R, ये हो गया भाई 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू इस इक्वेशन की आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, अब हम लॉग ले लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। जब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आ गई हमारे पास भाई एक्टिवेशन एनर्जी की टोटल वैल्यू। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 टेम्परेचर माइनस T2 टेम्परेचर। तो ऐसे हमने क्या किया, इसको डेराइव किया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारे पास, डेरिवेशन के बाद ग्राफ प्लॉट करने का। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉग K2 के साथ। ये जो K2 और K1 है, इसके बीच में हमने ले लिया कांस्टेंट K। इसके साथ जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, लॉग K मान लेते हैं K2 अपॉन K1 को। ठीक है, यहां पे हमें इक्वेशन में क्या गिवन है, लॉग K इज इक्वल्स टू, देखो EA अपॉन 2.303 R और क्या है भाई, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ग्राफ इसके और इसके बीच में बनाया। तो स्लोप क्या आएगा, देखो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो ये जो बची हुई चीज है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप। अब ये हो जाएगा हमारा स्लोप। और ग्राफ कैसे बन जाएगा भाई, ऐसे जो है log e k अपॉन 1/t का यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। इज दैट क्लियर, कि इसका ग्राफ आपको समझ में आया। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन पूछने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि CBSE डेरिवेशन वाले क्वेश्चन देती ही देती है। अब यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या करेंगे, 10 टाइम इंक्रीज करेंगे, तो कितना टाइम्स उसका रेट बढ़ जाएगा। जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, 10 टाइम इंक्रीज करेंगे, तो रेट जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने जाने वाला है। ये पहले भी सेम फॉर्मेट में पूछा गया है और सेम फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे रेट 2 टाइम्स बढ़ती है, 20 डिग्री करोगे तो 4 टाइम्स बढ़ेगी, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैटलिस्ट बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो एकदम सेम रहता है। अगर आप 10 ग्राम कैटलिस्ट लोगे तो वो बिफोर और आफ्टर 10 ग्राम ही रहेगा, लेकिन वो करता क्या है वो देखो। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर द स्पीड या रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास और कंपोजिशन। वो खुद के अंदर किसी भी टाइप के मास में या कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं लाता, लेकिन रिएक्शन की स्पीड या रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो स्पीड या रेट को इंक्रीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमने रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ी थी, वहां हमने PDBaSO4 एक कैटलिस्ट लिया था
जिसे हमने बोला भाई ये पॉइजनस कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है। तो जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है वो नेगेटिव, और एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा कैटलिस्ट का ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अब देखो, जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ नहीं किया था तो आप ये देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट कितना ज़्यादा आया था, और जब हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम हुआ। इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे टाइम जो है कम लगेगा। जितना टाइम यहाँ लगता है उससे कम टाइम कैटलिस्ट को यूज़ करने के बाद लगेगा। तो कैटलिस्ट का यूज़ समझ में आया। कैटलिस्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, खुद के कंपोजिशन में वो कोई चेंज नहीं लाता। अगली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है। मॉलिक्यूल शुड कोलिजन। अब देखो, जैसे इसके नाम में है, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। तो जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे उतनी ही रिएक्शन होगी, और जितनी स्पीड से टकराएंगे उतनी ही फास्ट जो है रिएक्शन होगी, और जितने परफेक्शन में टकराएंगे रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। कोलाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी, उनके पास जो है एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो इन दोनों में क्या होने वाला है, कोलिजन होने वाला है, ये एलिमेंट यहाँ पे है और ये एलिमेंट यहाँ पे है। अब ये तो अपनी एनर्जी से यहाँ तक पहुँच चुका है, पर इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये इसको टकराए, और हमारा कोलिजन कहाँ पे हुआ भाई, होते होते रह गया। तो जो हमारा कोलिजन है वो सफिशिएंट एनर्जी होनी ही चाहिए उसके पास कोलिजन के लिए। ये किस पे बेस है, KTG के ऊपर ये पूरा कोलिजन थ्योरी बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर हम पूरा कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ देखो भाई, A प्लस B कोई प्रोडक्ट बनाता है, इसके लिए K क्या है, वापस से हमने क्या लिख दी, आरएनएस इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन नॉट ओनली डिपेंड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, पर किस पे भी डिपेंड करती है, कोलिजन पे भी डिपेंड करती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ द रिएक्टेंट आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर। अब देखो, आपने एक्टिवेशन एनर्जी तो उसको अच्छे से प्रोवाइड कर दी, पर एक एलिमेंट यहाँ पे है और एक एलिमेंट यहाँ पे है, ये अपनी पूरी एनर्जी से इधर भाग रहा है और ये अपनी पूरी एनर्जी से इधर भाग रहा है, पर इनका कोलिजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो उनके अंदर कोलिजन हो रहा है वो भी परफेक्ट होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ, तभी तो क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। यहाँ पे रिएक्शन जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे और इफेक्टिव कोलिजन पे। देखो, इनके नाम से समझो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने टाइम में एक बार जो चीज़ है वो कंप्लीट हो रही है, और इफेक्टिव कोलिजन क्या हो रहा है, मतलब जो भी कोलिजन आप कर रहे हो वो इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको A से कोई प्रोडक्ट बनाना है C और आप कोलिजन करवा रहे हो B प्रोडक्ट से, तो जो हमारा कोलिजन है वो एटलीस्ट इफेक्टिव तो हो। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो कोलिजन थ्योरी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। ये A और जो B है ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कोलिजन करते हैं, इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इफ ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव द रिएक्शन मस्ट बी वेरी फास्ट। अगर सारे कोलिजन इफेक्टिव हैं और जितने फास्ट होंगे, जितने परफेक्ट कोलिजन होंगे, उतनी ही फास्ट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है हो जाएगी। ऑल द कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनो, ऑल द कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने भी कोलिजन है किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के किसी टेम्परेचर पे, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सारे इफेक्टिव कोलिजन्स हो।
देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है कि वो इसको एनर्जी मिल रही हो उतने टेम्परेचर पे, पर ज़रूरी नहीं कि दूसरे एलिमेंट को भी सेम टेम्परेचर पे एनर्जी मिलती हो। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट केमिकल रिएक्शंस टेक मच लॉन्गर। क्या कह रहा है, एक्चुअली में जितने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगी वो उतना ही ज़्यादा टाइम यहाँ पर लेती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्टिव कॉलिजन। क्या होता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलिजन थ्योरी इज दैट द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड। रिएक्टिंग स्पीसीज में कॉलिजन होना बहुत ज़रूरी है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। इफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस, कॉलिजन विल बी इनइफेक्टिव। मैंने वापस से आपको ये बात बोल रही हूँ, अगर मान लो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है और कॉलिजन इतना सा रह गया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे जब उनमें कॉलिजन ही नहीं होगा, आपस में रिएक्शंस ही नहीं होंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बात की बात है, उनमें कैसे रिएक्शन होंगी, मतलब कैसे उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इफेक्टिव कॉलिजन मोर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कह रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन जो है किसके बराबर होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो सुनो, इन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड possess a certain minimum amount of energy to given products। मतलब जो भी हमारे क्या है कोलाइडिंग प्रोडक्ट्स हैं, कोलाइडिंग क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके पास एटलीस्ट इतने अमाउंट में एनर्जी तो होनी ही चाहिए कि वो क्या करें, आपस में कॉलिजन कर ले, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल के पास नहीं है तो कॉलिजन नहीं होगा, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। हमने क्या क्या पढ़ा अभी देखो, आज की क्लास में हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, कॉलिजन के बारे में पढ़ा, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्या पढ़ा, आरएनएस का डेरिवेशन जो है हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली। आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। केमिकल काइनेटिक्स से भाई अच्छे अमाउंट में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, मार्क्स यहाँ से इजीली हम गेन कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, बाद में हम करेंगे इसका रिवीजन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।